गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईपीसी इंडियन पीनल कोड, और उस इंडियन पीनल कोड में जो बचा हुआ सेक्शन था उसको हम लोग इस वीडियो में डिफाइन करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन पीनल कोड 1860 आईपीसी 1860 में 23 चैप्टर 511 धाराएं हैं, जिनमें से हम लोग 15 चैप्टर और सेक्शन 298 तक डिस्कस कर चुके हैं। देन आफ्टर हम लोगों को जो आज डिस्कस करना है वो करना है चैप्टर 16, और इस चैप्टर 16 में 299 से 377 धाराएं हैं, जिनमें से कुछ धाराएं हटा दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं, एबॉलिश कर दी गई हैं, जिनकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें उनको हटाया गया है। लेकिन बेसिकली हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो 511 धाराएं हैं, जो हमारा ओवरव्यू है। 23 चैप्टर हैं, जिनमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 को। क्लियर? और इसी के साथ आईपीसी के बचे हुए सेक्शन भी डिस्कस हो जाएंगे। जहां तक हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है एसआई के पेपर के लिए, उनको हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया है। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे मूल विधि के दूसरे टॉपिक को, जैसे जो प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आएगा, जैसे कि सीआरपीसी। क्लियर? आईपीसी डिफिनेशन देता है। जो आईपीसी है वो आपका परिभाषाएं देता है, ये बताता है जो कृत्य है वो अपराध है या नहीं है। और जो सीआरपीसी है, जिसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, वो ये बताता है कि उस कृत्य के लिए अपराध किस प्रक्रिया के तहत किया जाए, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता यदि हमारे द्वारा अपराध किया गया नहीं है। अगर अपराध का कृत्य हमसे होता है तो हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। क्लियर? यही इन सेक्शन से हमको डिफाइन किया जाता है। एक प्रक्रिया दी जाती है जिसके अंतर्गत हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा और हमारे कृत्यों के आधार पर उनका सस्पेंशन बनाया जाता है। क्लियर? तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 को। चैप्टर 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं। ऐसे ऑफेंस हैं जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं। ऐसे अपराधों को डिफाइन किया गया है चैप्टर 16 में। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध आईपीसी के किस अध्याय में परिभाषित किए गए हैं। तो हमारा आंसर होगा चैप्टर 16। क्लियर? उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं 299 299 कल्पेबल होमिसाइड, यानी आपराधिक मानव वध। कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानव वध, और 300 मर्डर। अब एक बात समझो, जितना भी कल्पेबल होमिसाइड है वो सारा का सारा मर्डर है, लेकिन हर एक मर्डर कल्पेबल होमिसाइड नहीं होता। क्लियर? यदि मानव वध है तो वो हत्या की संज्ञा में आता है, लेकिन हर एक हत्या आपराधिक मानव वध की संज्ञा में नहीं आती। आपराधिक मानव वध में, किसी भी आपराधिक मानव वध के एक्ट में ऐसा हो सकता है कि 3 पार्टी इन्वॉल्व हो, लेकिन हत्या में मोस्टली इंटेंशन 2 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आपराधिक मानव वध में हमने कहा 3 पार्टी इन्वॉल्व हो, लेकिन यहां पर जो 3 पार्टी, जो थर्ड पार्टी है, वो जरूरी नहीं है कि वो अपराधी मानी जाए, उसे रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। ओके। दूसरी चीज, यहां पर जो भी कृत्य है उन कृत्यों में इंटेंशन का होना कंपलसरी है, आशय का होना अनिवार्य है। यदि आशय नहीं है तो अपराध नहीं है। क्लियर? आशय बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोग जो 299 डिस्कस कर रहे हैं, यहीं पर वो चीज हमारी डिस्कस होगी कि हम जो आशय की बात कर रहे हैं वो क्या है। देखो, जैसे एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी,
और तीसरा व्यक्ति है सी। बी को ये नहीं पता कि झाड़ी के पीछे सी बैठा है, परंतु ये जानकारी किसको है? ए को है। बी के पास एक गन है और ए ने बी को प्रोत्साहित किया कि झाड़ी पर फायर करे। फायर किस पे करे? झाड़ी पे करे। तो बी किस पर फायर कर रहा है? झाड़ी पर फायर कर रहा है, एक पेड़ों के झुंड पर फायर कर रहा है। उसे ये पता नहीं है कि उस झाड़ी के पीछे सी बैठा है। ये जानकारी उसको नहीं है, लेकिन ये जानकारी किसको है? ये जानकारी है ए को। जब ए को ये जानकारी है, उसके बाद भी वो बी को प्रोत्साहित कर रहा है कि फायर करे। किस पर? झाड़ियों पर। लेकिन झाड़ियों पर फायर से होगा क्या? सी की होगी हत्या। अब यहां पर बी ने जो कृत्य किया, उसके पीछे बी का इंटेंशन सी को मारना नहीं था, लेकिन ए ने जो बी से फायर करवाई, उसका इंटेंशन बिल्कुल सी को मारना था। तो हत्या का अपराधी यहां पर कौन हुआ? आपराधिक मानववध का अपराधी कौन हुआ? ए। क्लियर? बी शामिल हो गया, लेकिन बी का उद्देश्य, बी का आशय सी की हत्या करना नहीं था, क्योंकि उसके द्वारा जब फायर की गई तो उसको ये पता नहीं था कि झुंड के पीछे या झाड़ियों के पीछे सी बैठा हुआ है। क्लियर? या बस पर फायर कराई और बस में या बस के पीछे सी है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। यहां पर अपराधी कौन हो गया? ए। क्लियर? बात समझ में आई? तो आपराधिक मानववध, हर एक आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा, लेकिन हर एक मर्डर कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ओके। 301 की अगर हम बात करें तो आपराधिक मानववध को ही डिफाइन करता है। 301 301 में आपराधिक मानववध को ही डिफाइन किया जाता है, जबकि 302 की अगर बात करें, 302 की बात करें तो ये बताता है पनिशमेंट फॉर द मर्डर। क्लियर? ये मर्डर के पनिशमेंट को डिफाइन करता है। मर्डर तो हो गया हमारा 300 में, लेकिन मर्डर के लिए जो पनिशमेंट है वो किसमें डिफाइन किया जा रहा है? तो वो डिफाइन किया जा रहा है 302 में। क्लियर है? तो थोड़ा सा सेक्शन को हमको याद रखना है। 302 पनिशमेंट फॉर द मर्डर, हत्या के लिए दंड, और 300 मर्डर को डिफाइन करता है। 301 कल्पेबल होमिसाइड को ही डिफाइन करता है। वहां पर कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। क्लियर? अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। और यहां पर अगर हम 303 की बात करें, ये तो हो गया हमारा हत्या के लिए दंड। 302, 301 हो गया कल्पेबल होमिसाइड। 303 हत्या के लिए आजीवन सिद्ध दोष, यानी आजीवन कारावास, पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय लाइफ कन्विक्टेड, आजीवन कारावास। 303, 304 देखो 304 और 304 बी, जो 304 है उसी को 304 बी में जोड़ा गया, और बी में इसको किस रूप में जोड़ा गया? डाउरी डेथ। जो ये मर्डर है, जो ये हत्या है, ये किसमें चला गया? ये चला गया दहेज मृत्यु में, डाउरी डेथ। इसके लिए आप आगे सेक्शन पढ़ेंगे 498, 498। लेकिन यहां पर हम लोग जो मर्डर पढ़ रहे हैं, उसी मर्डर में इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। 304 बी, डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु। अगर हम लोग 307 की बात करें, 307 की बात करें, तो 307, एक सेकेंड, 304 बी हो गया। अगर हम लोग बात करें 304 की, 304 की, 304 में क्या है? पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्लियर? ऐसी सजा का प्राविधान है जो मानववध है, परंतु मृत्युकारी तक नहीं, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये हो गया 304। और अगर इसी 304 के साथ बी लगा दिया जाता है तो आपका हो जाता है मर्डर। और ये मर्डर कौन सा?
डाउरी डेथ। कौन सा? दहेज हत्या। क्लियर? उस दहेज हत्या में आगे के सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे 498 में, 498 में किन किन को इन्वॉल्व किया जाएगा, किन किन को इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट 307, 307। अब देखो इसमें हम लोगों ने बाकी चीजें छोड़ दी हैं, चाहे वो 305 हो या 306 हो। अब हम लोग सीधे बात कर रहे हैं 307 पे। तो 307 है आपका हत्या करने का प्रयत्न। क्लियर? उद्देश्य मर्डर था, आशय मर्डर था, प्रयास किया गया लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया आपका? हत्या का प्रयास या हत्या करने का प्रयत्न। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर में जो पीड़ित होता है वो ही आपका आई विटनेस होता है। अटेम्प्ट मर्डर में पीड़ित ही आई विटनेस हो जाता है। ये है आपका अटेम्प्ट टू मर्डर। क्लियर? 307। तो 302 किसके लिए हो गया आपका? पनिशमेंट फॉर द मर्डर। और अगर 307 है तो अटेम्प्ट टू मर्डर, पनिशमेंट फॉर द अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी हत्या का प्रयास। यहां पर हत्या हो गई और यहां पर हत्या हुई नहीं, हत्या का प्रयास किया गया। 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। क्लियर? जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था 299 आपराधिक मानव वध और 300 मर्डर, वैसे ही यहां पर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। क्लियर? तो 360 अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए है और 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के लिए है, और अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। अब अगर बात करते 310, तो 310 आपका किसमें है? ठग में। ठग में मतलब क्या होता है? ऐसा कोई कृत्य जिसमें व्यक्ति को पूर्णतया कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, कंप्लीट कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और उसकी सहमति हो जाती है। जब वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है तो क्या मिल जाती है? उसकी सहमति मिल जाती है और आपके द्वारा किए गए कृत्य से उस व्यक्ति को हानि होती है। इसलिए आपके लिए सेक्शन बना कौन सा? 310 ठग। क्लियर? 310 ऐसा कोई कृत्य जिसमें आप व्यक्ति की कंसेंटिंग ले लेते हो, व्यक्ति को सहमत कर लेते हो, लेकिन आपके द्वारा किया गया कृत्य कपटपूर्ण होता है, जिसमें उद्देश्य आपको लाभ प्राप्त करना होता है और सामने वाले व्यक्ति को हानि देना होता है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर सेक्शन लागू होता है कौन सा? ठग। वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट शैल हैव बीन habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery। क्लियर? यहां पर उद्देश्य क्या होता है? अपना लाभ और दूसरे की हानि। विशेषकर ये चीजें जो लागू होती हैं ठग में, ये असेट के रूप में लागू होती हैं और ये असेट आपका कौन सा होता है? मूविंग असेट होता है। जिसको आपसे ठगा जाता है वो अलग चीज है, इसमें आपको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता है और आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के आपके साथ ऐसा एक्ट किया जाता है। ये 310 जिसमें आपको उद्देश्य आपको दिखाया जाता है कि आपका लाभ हो रहा है, लेकिन वहां पर आपका लाभ नहीं होता। अब सेक्शन 312 कॉजिंग मिसकैरेज, ये अलग सेक्शन है। ये बेसिकली जो हमारे यहाँ लिंगानुपात घट रहा है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो बालक और बालिकाओं में एक भेद किया जा रहा है वो भी इस कृत्य के लिए बहुत बड़ा कारण है। जो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, जो कमी की जा रही है, जो एक दूसरे को कमतर आंका जा रहा है, उसके पीछे भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण ये होता है। इसीलिए कानून बना करके इसको रोकने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है जिससे कि उनके भी जीवन की रक्षा की जा सके, जो कि हमारा सेक्शन 21 प्रोवाइड कराता है, जो कि आर्टिकल 21 प्रोवाइड कराता है हमको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान। 312 कॉजिंग मिसकैरेज, इसके अंतर्गत और बहुत सी धाराएं आ जाती हैं, जैसे कि 13 आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा, ये सारे सेक्शन इसी में आ जाएंगे। जैसे उसमें एक होगा विदाउट कंसेंटिंग, एक होगा विद कंसेंटिंग। क्लियर? तो मिसकैरेज, गर्भपात 312 आपराधिक है, पनिशबल है, नॉन बेलेबल कमिट होता है 312 का सेक्शन।
313 कॉसिंग मिसकरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, जो 13 में आएगा विदाउट कंसेंट आ जाएगा। 14 होगा वो मिसकरेज कमिट टू डेथ तक कंसीडर होगा। डेथ कॉजेज बाई एक्ट, इस एक्ट के कारण मृत्यु, और इफ एक्ट डन विदाउट वुमेन्स कंसेंट, यहां तक कि ऐसे कृत्य में अगर वुमेन की कंसेंट ना हो। अगर 315 की बात करते हैं तो वहां पर होता है विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बर्न अलाइव और टू कॉज इट डाई आफ्टर डेथ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर एक कंसेंटिंग होती है, जहां पर एक छूट मिलती है कि यदि ऐसा हो कि उसकी मृत्यु हो जाए जन्म के बाद, वो जीवित न रह सके, इन किसी कारणों से भी यदि किया जाता है, उसमें क्या होता है, अगर कंसेंटिंग नहीं है तो वो अपराध होता है। अगर वहां पर गवर्नमेंट का परमिशन होता है, अगर कानूनी प्रक्रिया का फॉलोअप किया जाता है, तो वो अपराध की संज्ञा में नहीं आता। अगर ऐसा पाया जाता है कि जो शिशु होगा वो दिव्यांग होगा, या उसके जीवन को हानि होगी, या उसका जीवन कष्टप्रद होगा, इन सारी चीजों में गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ऐसी परमिशन को दिया जा सकता है, अन्यथा ये अपराध की संज्ञा में आता है। क्लियर? 312 से लेकर के आपके सारे सेक्शन जो होते हैं 318 तक, ये सारे के सारे गर्भपात पर आते हैं। 318 कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय अ सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेथ बॉडी, ये पोर्शन आ जाता है। क्लियर? तो हम लोग 312 का सेक्शन किसमें, कॉसिंग मिसकरेज, और उसके बाद सेक्शन 319 की बात करें तो ये क्या है, हर्ट। हर्ट में याद हो तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हर्ट का मतलब यहां पर क्या है, उपहति। हर्ट का मतलब यहां पर है उपहति। क्लियर? उपहत क्या है, हर्ट उपहत मतलब होता है चोट। क्लियर? उपहत का मतलब होता है चोट। अब अगर यहां पर जो चोट है इसी के साथ अगर लग जाए घोर उपहत, इस घोर उपहत में 320 हो जाता है ग्रीवियस हर्ट। जो घोर उपहत है वो हो जाता है 320 ग्रीवियस हर्ट, और इसमें या तो अंग भंग होता हो, या तो अंग भंग होता हो, या हमारा जो श्रवण शक्ति है उसका ह्रास होता हो, या फिर ऐसी कोई उपाधि हो जिसके कारण 20 दिनों तक हम सामान्य न हो सकें, सामान्य न हो सकें, तो ये सारी चीजें किस संज्ञा में आती हैं, ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहत की संज्ञा में आती है। क्लियर है? तो इसमें 320, अब इसके बाद 321, 322, 323, 324, 325, ये सारे के सारे सेक्शन पनिशमेंट के लिए होते हैं, वो भी किसके, ग्रीवियस हर्ट के। क्लियर है? 21, 22, 23, 24, 25, ये सारे के सारे सेक्शन ग्रीवियस हर्ट के पनिशमेंट के लिए होते हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं 351, 351 पर, बीच में बहुत से सेक्शन हैं जिनके लिए हमारे बेसिकली बहुत काम के पोर्शन पर नहीं है। पोर्शन यही आएगा, घोर उपहत, चोट पहुंचाना, सामान्य लोगों को चोट पहुंचाना, पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाना, इन पर सेक्शन आगे आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग सेक्शन डिस्कस करेंगे 351, 351। 351 क्या है, हमला, किसी भी व्यक्ति पर हमला करना। हमला करने का मतलब 351, यदि किसी पर बल का प्रयोग किया जाता है। हमले का मतलब यहां पर सीधा एक पोर्शन से है, यदि किसी पर बल का प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति पर बल का प्रयोग किया जाता है, वहां पर आपका जो आशय है वो उसको हानि पहुंचाना है। यहां पर जो आपका आशय है वो क्या है, हानि पहुंचाना है, या ऐसे बल का प्रयोग किया जाता है जो बल सामान्य नहीं है। ऐसे बल का प्रयोग किया जाता है जो बल आपका सामान्य नहीं है, तो इस तरीके के बल को हमला का संज्ञा दी जाती है। ऐसे कृत्य को हमला की संज्ञा दी जाती है, असॉल्ट की संज्ञा दी जाती है 351। क्लियर?
तो 351 क्या हो गया? बल। ऐसे बल का प्रयोग जो कि लीगल नहीं है, जिसका उद्देश्य गलत है, जब ऐसा कोई बल का प्रयोग करते हैं तो आपको हमला की संज्ञा दी जाती है, जो कि सेक्शन 351 के अंतर्गत एक अपराध है, एक ऑफेंस है। अब अगर बात कर ले हम यहाँ पर बल, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बार बार बल की बात कर रहे हैं, तो बल को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? क्योंकि हम लोगों ने पहले बात की है कि आईपीसी में हर एक चीज की डिफिनेशन दी गई है, तो बल को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया? तो इसका आंसर होगा 349, 349 में बल को परिभाषित किया गया। 349 में बल को परिभाषित किया गया है। 349 में बल को परिभाषित किया गया है। तो बल की डिफिनेशन किसमें है? 349 में। और उस बल को हमला किस संज्ञा में दिया गया? 351 में। हाँ, अब अगर इसी बल को हम लोग और डिफाइन करें कि इस फोर्स को आपराधिक फोर्स किसमें कहा गया? आपराधिक बल किसमें कहा गया? क्रिमिनल फोर्स किसमें कहा गया? तो 350। आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स किसमें कहा गया? 350, जिसमें किसी भी व्यक्ति को विदाउट कंसेंट अगर हम बल का प्रयोग करते हैं, किसी भी व्यक्ति पर अगर हमारा कंसेंट नहीं है, सहमति नहीं है और बल का प्रयोग करते हैं, हमारा इंटेंशन कुछ गलत होता है, हमारा इंटेंशन उसको चोट पहुंचाना होता है, हमारा इंटेंशन उसको डराना होता है, हमारा इंटेंशन उसको ऐसी किसी भी चीज को क्षत पहुंचाना होता है जिसके कारण उसको नुकसान हो, तो वह बल हमारा आपराधिक बल कहलाता है। क्लियर? ये बल हमारा क्या कहलाता है? आपराधिक बल कहलाता है। बात क्लियर हुई, समझ में आई? ठीक है। और इसी बल का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो 351 में हमारा हमला बन जाता है और हमला के लिए फिर उसको पनिशबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 354। 354 assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, या तो उस पर हमला किया गया या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया, एक ही चीज है। उद्देश्य उसकी लज्जा भंग करना था, उद्देश्य उसकी क्षत पहुंचाना था, इस क्षत के उद्देश्य स्वरूप उस पर हमला किया गया, बल का प्रयोग किया गया, तो सेक्शन 354 का अपराध है। क्लियर? 354 का यहाँ पर अपराध होता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, वेयर असॉल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन इंटेंडिंग टू आउटरेज और नोइंग it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment or either description for term which may intended to year। क्लियर? ये आपका 5 वर्ष तक भी चलता है, ये आपका 5 वर्ष तक भी चलता है, बढ़ जाता है। इस पर अमेंडमेंट किया गया, पहले 2 वर्ष का था, लेकिन अगर किसी महिला पर ऐसे बल का प्रयोग किया जाता है जिसका उद्देश्य उसकी लज्जा भंग करना है, उद्देश्य हमारा इंटेंशन गलत है, तो 354 के अंतर्गत यह अपराध होता है। अब सेक्शन 359, अब अगर इसके बाद की बात करें 355, 356, तो सारे के सारे प्रयोग यहाँ पर इसी बल से संबंधित हैं, क्रिमिनल फोर्स से संबंधित हैं, जो किए गए हैं। क्लियर? और 359 पर ये पोर्शन हमारा चेंज होता है। वो पोर्शन कौन सा है? 359 किडनैपिंग, व्यपहरण। क्लियर? 359 व्यपहरण। व्यपहरण का मतलब यहां पर क्या है? किडनैपिंग। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बालक को, किडनैपिंग का मतलब यहां पर जरूरी ये नहीं होता कि छोटा है या बड़ा, किडनैपिंग तो किडनैपिंग होती है किसी भी व्यक्ति पर बल का प्रयोग करके उसको उसकी जगह से हटाना, उठाना। उद्देश्य उसके पीछे कई हो सकते हैं। किडनैपिंग इज टू काइंड, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। एक कोई कानूनी क्षेत्र से उसको उठाना भारत के अंदर, या किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के पोर्शन को हम लोग इसके जस्ट आगे चल अगर डिफाइन करें, यहाँ पे तो बात, यहाँ पर सिर्फ कितनी पोर्शन की बात हुई, तो यहाँ पर बात हुई किडनैपिंग की। किडनैपिंग क्या है? अब किडनैपिंग अगर इंडिया के अंदर होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया से किसी को किडनैप किया गया तो 360,
क्लियर। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, अगर किसी इंटाइसी से या किसी बालक को जो कि नाबालिग है और उसको किडनैप किया गया एक लॉफुल गार्जियनशिप से, तो 361, the word lawful guardian in this section includes any person lawfully interested with the care or custody. लॉफुल गार्जियन से उन लोगों ने क्या बात की, यदि उसे गार्जियनशिप दी गई है, कस्टडी दी गई है कानूनन या कानून के द्वारा, या वह कानूनी रूप से उसका गार्जियन है, जिसे माता पिता गार्जियन है, उस गार्जियनशिप से उसे किडनैप करना 361, और अगर किसी व्यक्ति को किसी भारत से किडनैप किया गया है तो 360 इसके अंतर्गत अपराध होगा। और किडनैपिंग की जो परिभाषा दी गई वो दी गई 359 में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 362 अपहरण, 362 अपहरण, एब्डक्शन। अपहरण क्या है? अपहरण where by force compels or by any deceitful means induce any person to go from any place इससे to abduct that person। अपहरण करना, देखो व्यपहरण करना और अपहरण करना दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बस इतना है कि अपहरण की जो संज्ञा होती है और जो व्यपहरण के पीछे जो उद्देश्य होता है वो हमेशा एक शब्द यूज होता है फिरौती का नहीं होता। व्यपहरण के पीछे जो उद्देश्य होता है वो हमेशा फिरौती का नहीं होता, उसके पीछे और भी कई उद्देश्य होते हैं, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी, या हम लोग इसके पहले एक बात कर चुके हैं, शारीरिक अनैतिक व्यापार के लिए व्यपहरण। दूसरा, व्यपहरण का उद्देश्य एक ये भी होता है अपना मालिकाना हक दिखाने के लिए या गलत तरीके से उसे पाने के लिए। और अपहरण का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य सीधा होता है लाभ के लिए। क्लियर, वो उद्देश्य सीधा होता है आपका लाभ के लिए। ये होता है पोर्शन आपका अपहरण, एब्डक्शन, जो कि 362 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। और इनके जो पनिशमेंट हैं वो 363, 364, 364A। अब 364A की अगर हम बात करें, यहां पे जस्ट अलग हो जाएगा, 364 भी है किडनैपिंग और अबडक्टिंग के लिए पनिशमेंट, लेकिन अगर 364A की बात करते हैं तो ये सीधे किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती की बात करता है। किसकी बात करता है? फिरौती की बात करता है। तो यहां पर 364A के अंतर्गत जो पनिशमेंट है वो फिरौती पर लागू होता है, रैंसम पर लागू होता है। क्लियर। नेक्स्ट 366 किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज। 364A में हम लोगों ने किसकी बात की? रैंसम की बात की, फिरौती की बात की। और अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? विवाह की बात कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं। यहां पर उद्देश्य क्या हो गया? मैरिज, विवाह की बात हो गई। यहां पर जो किडनैपिंग हुई है उस किडनैपिंग के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है? विवाह करना। यानी 366 विवाह आदि करने को विवश करने के लिए
किसी स्त्री का व्यपहृत करना या अपहृत करना, उत्प्रेरित करना, क्लियर, यानी किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, शादी के लिए उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करना, इसलिए उसी उद्देश्य से उसका अपहरण किया गया या उसका व्यपहरण किया गया, ये 366 में, क्लियर। 366 बी, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अगर यहां पर हम जो इंपोर्टेशन कर रहे हैं, जो हम अपहृत कर रहे हैं, वो किसके लिए हो जाए, फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यानी कि अदर देन इंडिया। तो यहां पर जो सेक्शन बन जाएगा वो क्या बनेगा, 366 बी। याद रखना 366 में विवाह के लिए किसी स्त्री को व्यपहरण करना या अपहरण करना या उसे उत्प्रेरित करना, लेकिन अगर किसी लड़की को हम किसी अदर देश से, अपने देश को छोड़कर अदर देश से ले रहे हैं, तो 366 बी, क्लियर। और दूसरी चीज 366 जो बी पोर्शन है, ये आपका जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता था, लेकिन ये अब 2019 के बाद से लागू नहीं होगा, क्लियर। 366 वेयर इंपोर्ट्स इनटू फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनी गर्ल अंडर द एज 21 ईयर with intent that she may be knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment which may be extended 10 year or shall be also liable for to fine। और ये आपका 20 ईयर तक हो जाता है आपके अमेंडमेंट के बाद, क्लियर। तो अब ये JNK पे लागू नहीं होगा जो पहले लागू होता था, लेकिन फॉरेन कंट्री से अगर हम किसी लड़की को व्यपहृत करते हैं जिसके पीछे उद्देश्य हमारा ऐसा होता है, तो वहां पर सेक्शन आपका कौन सा है, 366 बी, क्लियर। 376 पनिशमेंट टू फॉर रेप, पनिशमेंट फॉर रेप, क्लियर। बलात्संग के लिए दंड, जो 376 है वो है आपका बलात्संग के लिए दंड। 376 में और भी चीजें जैसे किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट या स्लेवरी, घोर अपहत्य, तो यहां पे घोर उपहत्य है, घोर उपहत्य के पोर्शन के साथ में लागू होता है। 376 में हम लोगों ने सीधे पोर्शन पे किसमें बात कर ली, रेप पर, पनिशमेंट फॉर रेप। 376 पोर्शन पर देखो, बाकी के पोर्शन आपके हो गए। बाकी के पोर्शन में आपके आ जाएगा जैसे भी किडनैपिंग है या खरीदारी करना है, बाइंग अ माइनर, आप किसी व्यक्ति को पैसे से लेते हो जबकि वो नाबालिग है, ये पोर्शन लागू हो जाता है, जो कि लागू होता है 373, 374, 375 डिफाइन करता है किसको, रेप को। अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि रेप की परिभाषा किसमें है, बलात्संग की परिभाषा किसमें है, तो 375 में है, और इसके लिए पनिशमेंट किसमें है, तो 376 में है, क्लियर। 376 में बहुत सारे चेंजेस किए गए। आपके जो केस हुआ दिल्ली का, जिस केस को निर्भया के नाम से जाना गया, इसी केस के बाद भारत सरकार ने एक निर्भया फंड बनाया, जिस फंड में हर बार बजट में पैसा इशू किया जाता है, और इसका उद्देश्य महिलाओं की सशक्तिकरण और महिलाओं की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। इस कंप्लीट फंड को महिलाओं की रक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CCTVs फुटेज करना, पुलिस लगाना, ठीक है, कुछ कॉल सेंटर अलग करना, इनके लिए वन शेल्टर हाउस बनाना, वन सेंटर बनाना, सारी फैसिलिटी एक पास उपलब्ध हो जाए, ऐसी सारी चीजों में ऐसे फंड का प्रयोग किया जाता है जो गवर्नमेंट अलॉट करती है निर्भया नाम से। और ये वही दिल्ली का केस था जो केस सबसे ज्यादा चर्चित रहा था, और इसी केस के बाद माइनर का संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, जुनाइल का अमेंडमेंट किया गया, क्लियर। तो रेप को लेकर के जो डिफिनेशन दी गई वो दी गई आपके 375 में, और इसके लिए जो पनिशमेंट किया गया वो 376 में, क्लियर। ये जरूरी है कि यहां पर कंसेंट ना हो, उस व्यक्ति की इच्छा ना हो, ठीक है। ये वाइफ के अगेंस्ट भी केस बनता है, क्यों, क्योंकि यहां पर एक चीज लिखी, क्या, इच्छा ना हो। कंसेंट की यहां पर बात नहीं है, यहां पर किसकी बात है,
इच्छा ना हो, विल ना हो। उद्देश्य यहां पर सिर्फ डेफिनेशन इतनी, बल के साथ अनिच्छा के उपरांत किया गया कृत्य, किया गया कृत्य। क्लियर? बल के साथ, अनिच्छा के विरुद्ध या अनिच्छा के उपरांत या अनिच्छा होने के साथ भी किया गया कृत्य। क्लियर? अगर इच्छा है तो नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं तो वाइफ के अगेंस्ट भी ये कृत्य बनता है। दूसरी चीज, ये कृत्य तब भी बनता है जब आप पृथकवास में रह रहे हो। पृथकवास मतलब आपने पृथकीकरण के लिए एप्लीकेशन की और पृथकवास में आपका समय चल रहा है और उस वर्ष उस समय आप इंटरकोर्स करते हैं, तो भी आप इस केस के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर? with her consent has been obtained by putting her any person in whom she interested in fear of death। अभी हमने आपसे बोला कि कंसेंट ना हो और उसकी इच्छा ना हो। दूसरी चीज, अब कंसेंट तो है, लेकिन कंसेंट किन हालातों में? उस व्यक्ति ने कंसेंट तो दिया, लेकिन कंसेंट किस कारण दिया? क्योंकि उसको इस बात का भय है कि उसकी डेथ कर दी जाएगी, इसलिए उसने कंसेंट दिया। गन पॉइंट पे कंसेंट लिया गया। जब गन पॉइंट पे कंसेंट लिया गया तो इसको कंसेंट नहीं माना जाए। विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नो दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believe herself to be lawfully married। क्लियर? अगर व्यक्ति ने कंसेंट इस आधार पर दिया कि वह उस व्यक्ति का पति है, यानी वो लॉफुल पर्सन है, लेकिन वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये कंसेंट मिल रहा है, वो जानता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, तो भी है। नेक्स्ट, विद हर कंसेंट व्हेन एट टाइम गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन अनसाउंडनेस। अगर कंसेंट इस कारण है कि वो अनसाउंडनेस है, अनसाउंडनेस मतलब पागल है या विक्षिप्त है, तो उस व्यक्ति की कंसेंट को माना नहीं जाएगा। विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर, यदि उसका कंसेंट है लेकिन उसकी उम्र 16 ईयर से कम है या 16 ईयर है, तो भी वो कंसेंट माना नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। अगर 16 या 16 से थोड़ा सा अधिक है और कंसेंट होता है तो ये कंसेंट कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसके नीचे कंसेंट कंसीडर नहीं किया जाता है। ये डिफिनेशन हो गई आपकी 375 में, जिसके लिए आगे चल करके आपके 376 से सारे पोर्शन क्या बनते हैं? पनिशमेंट के बनते हैं। जैसे 376 बलात्संग के लिए दंड यानी पनिशमेंट फॉर द रेप, and 376 AB punishment for the rape on women under 12 year age। ऐसे के लिए पनिशमेंट अगर रेप किसमें किया गया है? 12 ईयर एज के बीच में है, अंडर 12 ईयर एज, ऐसी एज जो कि 12 ईयर के अंदर आती है, उसके लिए 376 AB। 376 B सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, अभी हम लोगों ने बात की थी, पृथकवास के दौरान, तो 376 बी। 376 डी गैंगरेप। क्लियर? गैंगरेप के लिए 376 डी ए पनिशमेंट फॉर गैंगरेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर एज। अगर 16 ईयर एज है उसके साथ में है, ये वही केसेस हैं जिनमें संशोधन किया गया है निर्भया केस के बाद। क्लियर? निर्भया केस के बाद जो संशोधन किया गया वो सारे के सारे सेक्शन यहां पर आपके देखे जा रहे हैं। 376 डी बी, अगर 376 डी और बी की पोर्शन बात करें, यानी पनिशमेंट पनिशमेंट फॉर द गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर एज। 376 डीए 16 ईयर एज के लिए पनिशमेंट, अगर 16 ईयर की बालिका के साथ
गैंग रेप होता है। पनिशमेंट 376 DB, गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर एज। ठीक, यहां पर जो एक जुनाइल कोर्ट होता था उसके अंतर्गत जो छूट मिलती थी, रिलैक्सेशन मिलता था, उस रिलैक्सेशन पर विचार करेगा कौन? कोर्ट। कोर्ट के विचार के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट ये निर्णय देगा कि ठीक है ये जुनाइल कोर्ट में केस चलेगा तो चलेगा, अगर कोर्ट ये पाएगा कि नहीं मेरिट के आधार पर इसको जुनाइल कोर्ट में चलना नहीं चाहिए तो फिर वो नॉर्मल कोर्ट में चलेगा और उसकी सजा भी नॉर्मल कोर्ट के ही अकॉर्डिंग क्लियर की जाएगी, डिफाइन की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट 300 सॉरी नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें 376 DB हमारा हो गया 12 वर्ष की कम आयु के लिए, और हमने बताया कि इसके लिए ही आपके अमेंडमेंट किए गए। अब अगर नेक्स्ट पोर्शन पर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग बात करते हैं, तो वो चैप्टर हमारे होते हैं जैसे चैप्टर नंबर 17 संपत्ति से संबंधित अपराध। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 16, और चैप्टर 16 में हम लोगों ने डिस्कस किया था मानव वध या ऐसे अपराध जो मानव शरीर से संबंधित हैं। ऐसे अपराध हमारे जो मानव शरीर से संबंधित हैं, जो मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं, जो ह्यूमन बॉडी पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे अपराध, ऐसे अफेक्ट। और अब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे कृत्य जो आपके किस संज्ञा में आते हैं? ये आपके आते हैं संपत्ति से रिलेटेड, यानी जिनका कृत्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, और वो आपके किस चैप्टर में हो गए? चैप्टर 16 में। तो चैप्टर 17 में चैप्टर 16 की डिफिनेशन हम लोगों ने कहां तक डिस्कस की? 299 से लेके 376 DB तक। क्लियर? और अब हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 17 की संपत्ति से संबंधित अपराध, और ये डिस्कस करेंगे हम लोग 378 से लेकर के 462 तक। क्लियर? और एक चीज हम लोगों ने अभी इसके पहले बोला था कि कुछ ऐसे हैं सेक्शन जिनको हटा दिया गया, वो हम लोगों ने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किए इसमें। जैसे वो आपके थे 309, इसको हटा दिया गया, या 377, इसको भी हटा दिया गया। क्लियर? ये दोनों सेक्शन हटाए जा चुके हैं, इसलिए सीधे 378 से शुरू करेंगे जो संपत्ति से संबंधित हमारे आपके अपराध है। क्लियर? 378 चोरी, 378 चोरी, थेफ्ट। चोरी को डिफाइन किया गया है 78 में, चैप्टर 17 में। वेयर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। चोरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ तभी हो सकती है जब प्रॉपर्टी कैसी हो? मूवेबल हो। अगर प्रॉपर्टी जंगम है तभी ऐसा संभव है। स्थावर संपत्ति की चोरी नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है? डकैती के पोर्शन में आपका डिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये संपत्ति स्थावर में भी नहीं होगा। यहां पर स्थावर केसेस को अलग रखा गया। स्थावर के लिए जो केसेस बनते हैं वो आपके सिविल प्रोसीजर कोड में चले जाते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं आते हैं। इसीलिए आईपीसी में स्थावर संपत्ति को डिफाइन नहीं किया गया, जंगम संपत्ति को डिफाइन किया गया। तो चोरी, मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपकी जानकारी के बिना हटा दी गई, आपकी संपत्ति आपकी जानकारी के बिना वो किसी दूसरे के पास गई, यानी जो ले गया, वो उसके द्वारा किया गया कृत्य चोरी कहलाता है। इंटेंट टू टेक डिसऑनेस्टली, ईमानदारी से नहीं, गैर ईमानदारी से अगर वो लिया गया डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोसेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। उस पर्सन, उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना वो चीज हटा दी गई या ले ली गई, तो ऐसे पोर्शन पर चोरी का पोर्शन बनता है, चोरी की संज्ञा बनती है जो कि 378 में है। क्लियर? 380। अब अगर 379 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? पनिशमेंट फॉर द थेफ्ट हो जाएगा। क्लियर? 378 में अगर चोरी को डिफाइन किया गया है तो 379 में क्या है? चोरी के लिए पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है? तो 380 निवास गृह आदि में चोरी, चोरी ही है लेकिन किसमें? निवास गृह में चोरी। तो 380 पोर्शन खाली एक एरिया डिफाइन हो रहा है,
कि चोरी कहां की गई। 390 लूट, 390 में क्या है, 390 पोर्शन में आपका आ जाता है लूट। अब 80 के बाद सीधे हम पहुंच गए 390, तो आपका जैसे 81 है, 82 है, 83 है, 84 है, ये सारा का सारा चीजें क्या होती हैं, आपके पनिशमेंट के पोर्शन में होती है। ये सारी की सारी चीजें आपकी पनिशमेंट में आ जाएंगी। या एक्सटॉर्शन बाय द पुटिंग पर्सन इन फेयर डेथ और ग्रीवियस हर्ट 386, क्लियर। तो ये सारे पोर्शन आपके उसमें डिफाइन हो जाते हैं। 390 पर पोर्शन चेंज होता है, जो कि आपका आता है किसका, लूट का, यानी रॉबरी। इफ रॉबरी जो है, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। ये जो आपकी रॉबरी है, ये जो आपकी लूट है, ये भी एक तरीके से चोरी ही है, मूवेबल प्रॉपर्टी ही जाती है, इसमें भी आपका कंसेंट नहीं होता है, बिल्कुल चोरी। बस फर्क इतना होता है, उसमें आपकी अनभिज्ञता होती है, आपको उसकी जानकारी नहीं होती, और इसमें आपको जानकारी हो जाती है, क्लियर। यहां पर जो आपको होती है वो जानकारी मिल जाती है, बस इतना दोनों में अंतर होता है। दूसरी चीज, रॉबरी में 4 लोग तक शामिल है, लेकिन अगर यही इसी कृत्य में 5 या 5 से अधिक शामिल हो जाए, तो यह कृत्य रॉबरी न होकर डकैती बन जाता है। क्या बन जाता है, डकैती बन जाता है। देखो, चोरी में क्या था, आपकी अनभिज्ञता थी, आपको पता नहीं था। लूट में क्या था, आपको पता था, लेकिन आपकी कंसेंट नहीं थी, ठीक है, क्लियर। और डकैती में क्या है, आपको पता भी है, कंसेंट नहीं है, लेकिन जो कृत्य किया जा रहा है ये 5 या 5 से अधिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये डकैती का कृत्य कहलाता है, क्लियर। अब 392 लूट के लिए दंड। अब अगर नेक्स्ट पोर्शन पर हम लोग यहीं से बात करेंगे 392 आपका किसके लिए, लूट के लिए दंड हो जाएगा। अब अगर 393 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, अगर लूट का प्रयास किया जाए, अगर लूट का प्रयास किया गया, तो लूट हो नहीं पाई, लूट का प्रयास किया गया, कि जिसे वो था मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। सेम वैसे ही जैसे 308 में हम लोग बात कर रहे थे अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, वैसे यहां पर है आपका लूट के लिए 392 में आपके लूट के लिए पनिशमेंट है, और 393 आपका क्या हो गया, अटेम्प्ट टू रॉबरी, अटेम्प्ट टू रॉबरी। 394 की बात करें तो हर्ट, कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, अगर रॉबरी को कमिट करने में या लूट के प्रयास में, लूट के प्रयास में अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं या उपहत पहुंचाते हैं, वो, हाँ, एक पोर्शन हमारा यहाँ छूट रहा है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो 395, 395, 392 में हम लोगों ने डिस्कस किया लूट के लिए पनिशमेंट, और 395 में पनिशमेंट फॉर द डकैती, यानी 395 में डकैती के लिए पनिशमेंट है, क्लियर। ये हमारा छूट रहा था। 396, 396 में और कुछ नहीं है, 395 में क्या है, पनिशमेंट फॉर डकैती, और 396 डकैती विद मर्डर, डकैती के साथ में क्या हो गया, मर्डर हो गया। डकैती इस कृत्य पे हुई कि डकैती में मर्डर हुआ या कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जैसे ही सेक्शन चेंज होगा 397 विद डेडली वेपन्स। अब उसके बाद अगर हम 399 की बात करें या 399 8 की बात करें, मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ कमिट डकैती, क्लियर। 399 ऐसा हम तैयारी कर रहे हैं डकैती के लिए, वो पोर्शन आ जाता है। या गैंग ऑफ डकैती, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग गैंग ऑफ डकैती, 400 में डकैती नहीं, इसलिए पनिशमेंट है कि आप मेंबर हो उस गैंग के, क्लियर। पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैती। या 401 की बात करें, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के गैंग का सदस्य है, तो ये सारे पोर्शन आ जाते हैं। तो 445, इसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे 445, 20 के सारे पोर्शन छोड़ रहे हैं क्योंकि उतने पोर्शन महत्वपूर्ण नहीं है। 445 गृह भेदन, गृह भेदन क्या होता है, हाउस ब्रेकिंग क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं सेंध लगाना, एक शब्द चलता है सेंध लगाना,
घर को तोड़ना, तोड़ना मतलब रात्रि के समय या चोरी से, किसी की अनभिज्ञता में, जानकारी में नहीं, गृह की दीवार को तोड़कर घर के अंदर चोरी का प्रयास करना या प्रवेश करना अनलॉफुली, इलीगल तरीके से, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं गृह भेदन में, जो कि डिफाइन किया गया है 445। क्लियर। हाउस ब्रेकिंग, अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट हाउस ट्रिपास इफ ही अफेक्ट हिज इंट्रेंस। क्लियर। यदि प्रवेश के रास्ते से आता है, अगर वो प्रवेश के रास्ते से आता है तो ये लागू नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी अदर रास्ता बनाकर प्रवेश करता है तो गृह भेदन की संज्ञा में लागू होता है। 445 में इसको डिफाइन किया गया है। इफ ही इंटर अ क्विट थ्रू पासिंग हिम बाय हिमसेल्फ और एनी बिटर ऑफ द हाउस ट्रिपास इन ऑर्डर टू बी कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रिपासेस। क्लियर। या इफ ही इंटर अ क्विट थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन, चुपचाप चला आ रहा है, किसी को जानकारी नहीं दे रहा है, कोई आवाज नहीं है, किसी से उसका इंटेंशन नहीं है, ये पोर्शन। और इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर। इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं आत्मरक्षा या अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राइवेट डिफेंस। और प्राइवेट डिफेंस में आपका इरादती गृह भेदन शामिल हुआ था, जिसके अंतर्गत मृत्यु कारित होने तक का हम कृत्य कर सकते हैं। क्लियर। मृत्यु कारित होने तक का कृत्य हम कर सकते हैं। 446 रात्रि भेदन, हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट। 447 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रिपासेस, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रिपासेस हाउस ब्रेकिंग के लिए ही है, जो उसके लिए सजा का प्राविधान है 447 में। 448 पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रिपासेस या 449 हाउस ट्रिपासेस इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, मृत्यु कारित होने तक डिफाइन किया गया 449 में। नेक्स्ट चैप्टर 18। अब इसमें अगर हम लोग बात करें 451 हाउस ट्रिपासेस इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट, या हम लोग 454 की बात करें लर्किंग हाउस ट्रिपासेस, हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट, ये सारे के सारे आपके पोर्शन शामिल होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग 18 चैप्टर की अगर बात करें किससे संबंधित है, तो ये आपके अभिलेख से संबंधित है, ये आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित है। चैप्टर जो 18 है आपका, ये अभिलेख से संबंधित है, रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, ऐसे अभिलेखों से संबंधित है चैप्टर 18। धाराएं कितनी है 463 से 489 ई। चैप्टर 19 सेवाओं और संविदाओं के आपराधिक भंग से है। क्लियर। ऐसी जो हमारी सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में अगर हम आपराधिक कृत्य करते हैं, जैसे करप्शन है, वो सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। क्लियर। हमारी जो ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज से हटकर हम कार्य करते हैं, या जिन ड्यूटीज के लिए हम पे पा रहे हैं उनके लिए अदर ऑप्शन या अदर पेमेंट ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं, ये सारे के सारे कृत्य इसमें आ जाते हैं चैप्टर 19 में। तो चैप्टर 18 डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, चैप्टर 19 सेवाओं और संविदाओं के आपराधिक भंग से रिलेटेड है, या चैप्टर 20 विवाह से संबंधित अपराध, जो कि हम लोगों ने अभी बात की थी 304A 304B में, उसमें हमने आपसे बोला था 498 को आगे हम लोग डिफाइन करेंगे, बात करेंगे। वो सारे कृत्य हमारे यहाँ शुरू हो जाते हैं। अध्याय 20 चैप्टर 20 विवाह से संबंधित यानी ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, विवाह से संबंधित अपराध 493 से लेके 498 तक। क्लियर। 493 विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाला पुरुष द्वारा कारित सहवास, इसके लिए हम लोग बात कर चुके हैं, ये रेप की संज्ञा में आ जाता है। विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना, प्रवंचना का मतलब होता है एक नाटक करना, इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, है नहीं लॉफुल मैरिज, ये लॉफुल मैरिज है नहीं, सिर्फ बिलीव किया गया है, सिर्फ बिलीव किया गया है। लॉफुल मैरिज विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना है, एक
कृत्य है, एक नाटक है जो प्रयोग किया गया है, इस कारण ये सहवास हो रहा है, इसलिए ये रेप की संज्ञा में चला जाता है, एक अपराध है। 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। देखो यहां पर एक नियम है, अगर आप मैरिड हो, यदि आप मैरिड हो तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते यदि आपकी पत्नी आपके साथ है या वह जीवित है और आपसे पृथक नहीं हुई है। हाँ, यदि वो पृथक है, यदि वो पृथक हो चुकी है, यानी उसका डाइवोर्स हो चुका है, तो आप मैरिज कर सकते हो, अन्यथा आप मैरिज नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हो तो ये अपराध की संज्ञा में आता है, वो अपराध होगा, यानी सेक्शन 494 का अपराध। क्लियर? 495 की अगर हम लोग बात करें कि 495 में क्या होगा, 495 सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद whom subsequent marriage is contracted। यहां पर क्या था, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, वहां पर सेम कंडीशन है, कोई अलग नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, प्रोसीडिंग सेक्शन हैविंग कंसील्ड फ्रॉम अ पर्सन विद whom the subsequent marriage is contracted, that fact the former marriage shall be punished with immunity। अगर कॉन्ट्रैक्ट पाया जाता है तो जो बाद की मैरिज हो, इसमें भी देखो, अगर ऐसा पाया जाता है तो जो बाद वाली मैरिज है उसको शून्य माना जाएगा, या जिसको छिपाया गया उसको शून्य माना जाएगा, जो विधिपूर्ण पूर्ण हुआ उसको माना जाएगा, और ये एक अपराध की संज्ञा में आएगा। अब अगर 496 की बात करते हैं, विधिपूर्ण के विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना, इसे शून्य माना जाता है, इस विवाह को शून्य कारित किया जाता है। क्यों? क्योंकि विवाह कपट पूर्वक किया गया, लॉफुल मैरिज नहीं है, एक फ्रॉड के अगेंस्ट किया गया, और जो विदाउट लॉफुल है उसे शून्य कारित किया जाता है। क्लियर? ये भी अपराध। जारकम यानी एडल्टरी 497। जो 497 होता है, whoever has sexual intercourse with a person who is not whom he know or has reason to believe to be the wife or another man without the consent or conveyance of that man। जारकम अर्थात इंटरकोर्स करना, ऐसे सेक्सुअल रिलेशन बनाना, ये जानते हुए भी कि वो उस चीज के लिए लॉफुल नहीं है, जिस व्यक्ति के साथ वो कंसेंट कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, वो उसकी पत्नी नहीं है या वो उसका पति नहीं है। जारक्रम जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष के द्वारा हो, पत्नी के द्वारा भी होता है। तो 497 या 498 जिसकी हम लोगों ने बात की थी, ये पोर्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, 498 498। विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। क्लियर? आशय क्या होना चाहिए? आपराधिक होना चाहिए, आशय आपराधिक होना चाहिए। उसको फुसलाकर हम ले जा रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, उसको निरुद्ध रख रहे हैं, बंदी बनाकर रख रहे हैं, उसको हम एक एरिया पर सिद्ध कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे सेक्शन किसमें आते हैं? आपके 498 में आते हैं। ये एक अपराध की संज्ञा में आते हैं, क्योंकि हमारा आशय क्या है? आपराधिक है। 498। अब यहीं पर एक संबंध शुरू हो जाता है दहेज का, और दहेज के लिए जो कृत्य किए जाते हैं उसके लिए एक नया चैप्टर जोड़ा गया, वो चैप्टर है 20A। क्लियर? जो डाउरी के लिए चैप्टर जुड़ा, वो चैप्टर कौन सा है? 20A, और इसमें सेक्शन है 498A। 498A 498A। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, इसी के साथ आपका सेक्शन लगता है 304B। क्लियर? वो इसी के साथ लगता है 304B। 498A ये दहेज के लिए लागू किया गया। अगर किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार, और देखो यहां पर पति के नातेदार में सारे लोग लागू होते हैं, माता पिता, भाई बहन, नंद,
नंदोई, भौजाई, ये सारे के सारे पोर्शन यहाँ पर आपके लागू हो जाते हैं। आपराधिक कृत 498A। चैप्टर नेक्स्ट 21, मानहानि के विषय ऑफ डिफेमेशन, और मानहानि के लिए धारा है 499, 499। 499 किसमें आ जाएगा आपका? 499 मानहानि के लिए, डिफेमेशन। और इसके लिए जो पनिशमेंट होगा उस पनिशमेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे 499 और 500 के पोर्शन पर, पनिशमेंट फॉर द डिफेमेशन। तो 499 क्या हो गया? परिभाषा हो गई मानहानि की, और 500 में क्या हो गया? पनिशमेंट हो गया। 501 जो पोर्शन होगा, प्रिंटिंग और इनग्रेविंग मैटर नोन टू बी डिफेमेटरी, सारे के सारे मानहानि की क्लासिफिकेशन है। 502 सेल ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटेड और इनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी, मानहानि। या 503 क्रिमिनल इंटीमेशन, क्लियर, क्रिमिनल इंटीमेशन, ये पोर्शन आपका आ जाता है। ये चैप्टर 22 का पोर्शन है 503। तो नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका 22, आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय। ऐसे विषय जो आपराधिक अभित्रास और अपमान का प्रवाह कराते हैं, और ये सेक्शन है 503 से लेके 510 तक। क्रिमिनल इंटीमेशन, या इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, या स्टेटमेंट कंडक्टिंग द पब्लिक मिसचीफ, कोई स्टेटमेंट देना, या फिर पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल इंटीमेशन। अब देखो 503 से लेकर के 505 तक परिभाषाएं हैं। 506 में आपका पनिशमेंट शुरू हो जाता है। 506, 507, 508, 509, 509 में सीधे स्पीच पर बात की जाती है। स्पीच का पोर्शन लागू होता है। वर्ड, गेस्चर एंड एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, क्लियर। तो ये आपराधिक अभित्रास और अपमान से रिलेटेड है 503 से लेके 510 तक। और अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें 23, जो आईपीसी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 23, और इसमें जो लास्ट सेक्शन है 511, वो डिफाइन किया गया है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। कोई ऐसा कृत जो इम्प्रिजनमेंट या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के लिए है और वैसा कृत्य किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट, क्लियर। 511 अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय, ऐसे विषय जो अपराध करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी के साथ आपका आईपीसी कंप्लीट हुआ। आईपीसी में यदि कोई ऐसा सेक्शन हो जो डाउटफुल हो या उसके बारे में कुछ समझना हो या कुछ पूछना हो तो इसके लिए आप कमेंट करें या मैसेज करें। जो मैसेज हमें प्राप्त होगा उस कमेंट और मैसेज पर हम आपको रिप्लाई करेंगे। यदि कोई सेक्शन होगा उस सेक्शन को प्रॉपरली हम लोग फिर डिफाइन करेंगे, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी को। सीआरपीसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आरटीआई को, राइट टू इंफॉर्मेशन को, और इसके साथ साथ अब आपका पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का भी चलेगा। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के भी एक एक टॉपिक को लेंगे, उस संविधान के पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यदि अगर आप लोग कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उसको आप कमेंट करो, उस कमेंट के थ्रू मैसेज करो, हम आपको रिप्लाई देंगे, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यदि कोई पोर्शन आपका ऐसा है जिसके बारे में कोई डाउट है तो भी पोर्शन आप मैसेज करो, हम उसको डिस्कस करेंगे, क्लियर। जहां तक है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है तो आप मैसेज के थ्रू दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग प्रॉपर पढ़ें और कोई भी हेल्प हो उसके लिए हम तैयार हैं, आप पूछ सकते हैं।